नमस्कार, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। आज के इस सेशन में हम लेके आए हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक एलिमेंट चैप्टर। आपका क्लास 12th का जो डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे और इस सेशन में हम पूरे डी ब्लॉक को समझने की कोशिश करेंगे। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये क्या होते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों ने जनरली इतनी छोटी बात तो पढ़ी ही होगी, है ना? छोटी क्लासों में छोटी बातें पढ़ते रहते हैं। तो छोटी बात ये पढ़ी होगी कि डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या होते हैं और पीरियोडिक टेबल के अंदर कहाँ मिलते हैं। तो इतनी बात तो आप लोग जानते हैं। आई होप मैं ऐसा मान के चल रहा हूं, ठीक है ना? तो डी ब्लॉक एलिमेंट से स्टार्ट करेंगे। उससे पहले इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल है वो जाने। उससे पहले मैं कुछ कंसेप्ट्स हैं जो कंसेप्ट्स इसमें आते नहीं है, लेकिन हमें चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर। तो मैं थोड़ा बहुत डिस्कशन करूंगा, ज्यादा नहीं, क्योंकि फिर वो डिस्कशन अपन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में करेंगे। तो इसलिए ये मत समझना कि सर ने बड़ा डेंजरस टॉपिक स्टार्ट कर दिया है स्टार्टिंग में ही। नहीं नहीं नहीं, वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेगा डी ब्लॉक एलिमेंट्स में आने वाले एक्सेप्शंस को सोल्व करने के लिए, ठीक है ना? तो स्टार्ट करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इसमें अपन बात करने वाले हैं पोजीशन और जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं वो भी अपन डिस्कशन करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन क्या क्या करते हैं इसका थोड़ा बहुत डिस्कशन करते हैं। तो देखो जरा, अपन इसके अंदर अगर सबसे पहले बात करें तो देखो भाई, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहानी है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। अब आपको डी ब्लॉक एलिमेंट्स बहुत अच्छे से पता है। क्या पता है आपको? कि ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं। मैं वैसे ही आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि पीरियोडिक टेबल में डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं। तो देखो जरा, पीरियोडिक टेबल के अंदर डी ब्लॉक एलिमेंट्स ये वाले होते हैं ना। तो अपन को पता है कि पूरे डी ब्लॉक पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर पहला वाला जो ब्लॉक होता है वो कौन सा होता है? एस ब्लॉक होता है। इधर जो होता है वो कौन सा होता है? पी ब्लॉक होता है। तो एस और पी ब्लॉक के बीच में, है ना, बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक्स, तो डी ब्लॉक्स बिलोंग्स टू द बिटवीन द एस एंड पी ब्लॉक्स। तो एस और पी ब्लॉक के बीच में ये होते हैं। अब ये स्टार्ट कहां से होते हैं? तो देखो भाई, फर्स्ट ग्रुप, आपका फर्स्ट पीरियड जो है ये फर्स्ट पीरियड है ना? यहां से चलोगे तो पीरियड कितने होते हैं? 7 होते हैं ना। पूरी पीरियडिक टेबल में पीरियड कितने होते हैं? 7। ग्रुप कितने होते हैं? 18। ये छोटी मोटी बातें आपने पहले ही 11th क्लास में पीरियडिक टेबल के अंदर पढ़ी हुई है। अब हमारी कहानी ये है कि अपने पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन से पीरियड से स्टार्ट होता है ना? तो ये पीरियड नंबर 1 है, ये पीरियड नंबर 2 है, ये पीरियड नंबर 3 है और ये पीरियड नंबर 4 है। तो अपने पास डी ब्लॉक जो है वो स्टार्ट होते हैं पीरियड नंबर 4 से, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर कैल्शियम का कितना है? 20, और स्कैंडियम का कितना होता है? 21, है ना? तो कौन से पीरियड से स्टार्ट हुआ? डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्टेड फ्रॉम द 4th पीरियड। ओके। और अगर ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप नंबर फर्स्ट है, ये ग्रुप नंबर सेकंड है और ये ग्रुप नंबर थर्ड। तो ये कहां से स्टार्ट होते हैं? ग्रुप नंबर थर्ड से स्टार्ट होते हैं और कहां तक चलते हैं? 12 तक चलते हैं। ठीक है जी। तो आपको ग्रुप भी पता लग गए और पीरियड भी पता लग गए हैं। अब इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है वो देखेंगे अपन। बस हमें ये दिखाना था फिलहाल अभी कि आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं? ये पूरे के पूरे क्या होते हैं? आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। गॉट इट? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपने स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो? ये चीजें क्या है? डी ब्लॉक्स, 3D एलिमेंट से। तो 3D, 4D, 5D, है ना? तो ये अपन क्या करेंगे? 6D, इनको क्या करेंगे? पढ़ेंगे अपन। तो
अब अपन वापस आते हैं अपने कंसेप्ट के अंदर कि कंसेप्ट क्या था अपना डी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो देखिए जरा, मैं आपको नॉर्मली थोड़ा सा बेसिक ये बताना चाह रहा हूं कि आप डी ब्लॉक एलिमेंट जब पढ़ते हो तो क्या आपको पता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के अंदर ये आपके क्या है, डी ब्लॉक ऑर्बिटल्स हैं। डी ब्लॉक के क्या है, ऑर्बिटल्स है, तो डी ऑर्बिटल्स है 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब इनके नेम आपको जानना बहुत जरूरी है। तो डी में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, 5 होते हैं। नेम क्या है, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ठीक है ना। डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, ये आपके तीन तो ये हैं, और दूसरे दो जो है वो क्या है, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अब मैंने इन डी ऑर्बिटल्स को टू कैटेगरीज में कर दिया है। 5 है ना, उसको टू कैटेगरी में कर दिया है। कौन कौन सी कैटेगरी है, 3 की एक कैटेगरी है और 2 की एक कैटेगरी है। ये क्या है, ये जो आपके 3 ऑर्बिटल्स है, ये 3 के 3 ऑर्बिटल्स एक्सिस के बीच में होते हैं, बिटवीन द एक्सिस होते हैं, बिटवीन द एक्सिस। आपने जब बनाया होगा इनको कैसे बनाया था, इस तरह से बनाया होगा ना, ये इस तरह से, ये आपने कहा x, ये आपने कहा y, और लूप्स को कहां बनाया, ऐसे 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 और ऐसे, इस तरह से बनाया होगा। इसको क्या बोला आपने, डी एक्स वाई, क्योंकि अब ये लूप्स किसके बीच में है, बिटवीन द एक्सिस है। तो ये तीनों की तीनों जो है, इनकी लूप्स जो है बिटवीन द एक्सिस है, ये एक्सिस के ऊपर नहीं है। तो और ये जो है इनका कैसा बनाया था आपने, इनका बनाया था बिटवीन ऑन द एक्सिस बनाया आपने, कहां बनाया, ऑन द एक्सिस बनाया, इस तरह से बनाया, एक्सिस के ऊपर बनाया, बनाया या नहीं बनाया, यस। तो ये जो है इनको बोलेंगे एक्सियल और इनको बोलेंगे नॉन एक्सियल, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो एक्सियल और नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल, तो ये एक्सियल है, ये नॉन एक्सियल है। एक्सियल्स कौन से हैं, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, ये कैसे है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स है। वेरी गुड, इतना आपको समझ में आ गया, ओके। अब आते हैं डी ऑर्बिटल्स, जब ये एक्सियल और नॉन एक्सियल होते हैं ना, इनकी वजह से क्या होता है, जब इन ऑर्बिटल्स के पास, मैं ऐसा बता देता हूं थोड़ा सा आपको, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। अब क्या है बेटा, मान लीजिए कि ग्राउंड स्टेट पे ऑर्बिटल्स है, ये कहां पर है, ग्राउंड स्टेट पे। तो जैसे ही इनके पास कोई लिगेंड्स आने लगते हैं तो ये अपनी एनर्जी बढ़ा के कहां पहुंच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे, एक्साइटेड स्टेट में पहुंच जाएंगे। और उसके बाद इसे कहते हैं प्राइमरी एनर्जी स्प्लिटिंग बोल देते हैं। तो अब सेकेंडरी एनर्जी जब इसमें लगेगी तो ये दोनों और आगे चल के स्प्लिट हो जाते हैं, टूट जाते हैं, है ना। हाँ, ये नॉन डिजनरेट हो जाते हैं। ये देखो, 3 इसमें है और 2 इसमें है, इनकी जो डिजनरेसी है वो खत्म हो गई। अब देखो इधर में, अगर यहां पर आके ये 2 में टूटे तो 3 जो नीचे है ना, डी एक्स स्क्वायर, 3 3 कौन से हैं, नॉन एक्सियल और एक्सियल। तो एक्सियल ज्यादा इफेक्टेड होते हैं, इसीलिए उनकी एनर्जी ज्यादा ऊपर होगी। अब इनको बोलते हैं T2G, जो 3 है उनको बोलते हैं T2G, और जो ऊपर है उनको बोलते हैं EG। ओके, ये दोनों नेम मैंने दे दिए हैं। और इनके बीच की जो एनर्जी गैप, इसे बोलते हैं डेल्टा, है ना। ये एनर्जी गैप है, इस एनर्जी के गैप के बेसिस पर ही चलेंगे। ये डिपेंड करता है, इसको डेल्टा ओ बोले या डेल्टा टी बोले, यानी ऑक्टाहेड्रल बोले, टेट्राहेड्रल बोले। तो भाई अगर 3 जो नीचे स्प्लिटिंग में, तो ये तो होता है ऑक्टाहेड्रल में, तो इसको डेल्टा ओ बोल देते हैं। अगर आपका ये एनर्जी का जो स्प्लिटिंग है वो चेंज हो गया, कैसा, ऐसा हो गया कि 2 तो आ गए, यानी 2 ऑर्बिटल जो है वो तो आ गए नीचे,
2 तो आ गए नीचे और 3 चले गए ऊपर, 3 चले गए ऊपर। तो ये जो इनका एनर्जी गैप होगा ये वाला, इसको बोलोगे टेट्राहेड्रल, डेल्टा टी। बोलो समझ में आया क्या? यस, तो इतनी बात याद रखना, इसको डेल्टा ओ, इसको डेल्टा टी बोलते हैं। यहां से अपन CFSE, इसको बोलते हैं CFSE एनर्जी, जो स्प्लिट होने में एनर्जी लगती है, इनके बीच का जो एनर्जी गैप है उसको क्या बोलते हैं। और ये पूरा का पूरा एनर्जी लेवल है, ये पूरा का पूरा क्या है, एनर्जी लेवल है। तो देखो यहां पर अगर आप एनर्जी लेवल देखोगे ऑक्टाहेड्रल में, ऑक्टा ऑक्टाहेड्रल के अंदर, ऑक्टाहेड्रल के अंदर, हेड्रल के अंदर देखोगे तो आपको एनर्जी गैप सबसे हाईएस्ट किसका है, Eg का है। फिर उसके बाद क्या है, एक्साइटेड स्टेट है। फिर उसके बाद क्या है, T2G है। फिर सबसे कम किसका है, ग्राउंड स्टेट का है, ग्राउंड स्टेट का है। बोलो ये समझ आया क्या? ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है IITs में, नीट में, एनर्जी गैप क्या है ना। तो ऑक्टाहेड्रल का जो एनर्जी ऑर्डर है वो क्या है, सबसे ज्यादा देखो सबसे ऊपर किसका है, Eg का है। फिर कौन आया, एक्साइटेड स्टेट। फिर उसके बाद कौन आया, है ना, दिख रहा है ना, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है, और यहाँ पे ये है। ऐसे अगर आपको टेट्राहेड्रल में देखना है ना, टेट्राहेड्रल में देखना है, तो टेट्राहेड्रल में देखोगे तो क्या मिलेगा आपको, बताना जरा। सबसे ऊपर क्या है, T2G है। फिर कौन है, एक्साइटेड स्टेट है। फिर कौन है, एक्साइटेड स्टेट है। फिर कौन आ जाएगा आपका, Eg आ जाएगा। फिर कौन आएगा, ग्राउंड स्टेट आ जाएगी। आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई है। ओके, तो एक तो ये चीज समझानी थी आपको। ओके, तो यहाँ पर हमें जो ये मिला है ये एनर्जी, इसके जो रेस्पॉन्सिबल होती है इसको बोलते हैं CFSE एनर्जी, यानी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ये जो एक्साइटेड स्टेट की जो डी ऑर्बिटल्स है वो स्प्लिट हो गई ना, टूट गई, स्प्लिट हो गई, किसमें, T2G G में स्प्लिट हो गई। तो ये जो एनर्जी है ना स्प्लिट होने की, उसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। बोलो समझ में आया क्या? यस। इसके अलावा लिगेंड्स के साथ एक और अपन टर्म पढ़ते हैं, JTD, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। क्या बोलते हैं उसको, जॉन टेलर डिस्टोर्शन। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इसके अंदर, तो यहां पर अपन देखते हैं कि भाई T2G में 1 है, Eg में 0 है ना, तो ये D1 का हो गया। फिर ऐसे आपका D2 का क्या होगा, T2G में 2 है, Eg में 0 है। फिर D3 का क्या होगा, T2G में 3 है, Eg में 0 है। यहां तक तो कुछ भी रोल प्ले हो कोई दिक्कत नहीं होती है, सबके लिए इक्वलिटी होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन कहानी स्टार्ट होती है D4 से। तो D4 के लिए क्या क्या कहानी बन सकती है भाई, हो सकता है ना, D4 के लिए हो सकता है ना, ऐसे जाए 1 2 3 और 4 ऊपर भी जा सकता है। और ऐसा भी तो हो सकता है ऊपर ना जाए, ऊपर ना जाए और क्या हो जाए, यहाँ कलेक्ट हो जाए, यहाँ पे हो जाए, चारों ही कहाँ हो जाए, नीचे वाले में हो जाए। तो अगर ऊपर गया तो तब तो अपन बोलेंगे T2G 3 और Eg 1। अगर ये ऐसा ना हुआ और तीनों ही नीचे चले गए, तो यहाँ पर ये भी तो बन सकता है T2G4 Eg 0, बन सकता है कि नहीं बन सकता? यस। तो ये जो कहानी समझाता है ये जॉन टेलर डिस्टोर्शन की कहानी को समझाते हैं। डिपेंड करता है स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड पर, डिपेंड करता है, मतलब इसकी डिपेंडेंसी किस पर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड पे। इसको अपन कहाँ पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में पढ़ेंगे, है ना। भी सिर्फ समझते जाओ कि आपको क्या क्या चीजें समझने को मिल रही है। 5 इसमें क्या है, इसमें क्या हो सकता है, 5 के अंदर क्या क्या है, 5 के अंदर भी तो कहानी ये हो सकती है कि T2G में पहले 3 जाए और Eg में दोनों ऊपर चले जाए, है ना। ये भी तो हो सकता है कि T2G में 5 के 5 नीचे वाले में मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6, तो 5 के 5 इसमें हो जाए और Eg में 0 हो जाए।
ये भी तो कहानी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। फिर आ गया आपका D6। D6 में क्या कहानी हो सकती है? T2G में आपके पास हो सकता है 3, T2G में 4, T2G में 4 कैसे? 1 2 3 4 5 और वापिस आएगा तो 6 नीचे, तो नीचे वाले में कितना आ गया? 4। तो भाई T2G में 4 होगा, T2G में कितना होगा? 4 और EG में उस टाइम पे कितना हो जाएगा? 2। ठीक है ना? अब ये भी तो हो सकता है कि T2G में पूरा का पूरा T2G में कितना हो जाए? 6 और EG में कितना हो जाए? EG में हो जाए 0। ये भी तो कहानी हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। तो कहानी कहां से चल रही है? D4 से चल रही है। फिर आ जाओ D7 पे, D7 पे। अब D7 के अंदर क्या हो सकती है? भाई D7 के अंदर हो सकती है कि T2G, T2G में क्या हो सकता है? कितना? पहले 1 1 करके जाए, 1 2 3 4 5 6 7, मतलब इसमें कितने हो गए? 5, T2G में 5 और EG में कितने हो गए? 2। यही है ना? और ऐसे ना और ऐसे हो कि T2G में जाए 6 और EG में जाए 1, ये भी तो हो सकती है, बिल्कुल। D8, D8 की कहानी में क्या हो सकता है? अरे भाई मैं यहाँ पे जो 2 लिख रहा हूँ ना, कैसे लिख रहा हूँ? पहले जाए 1 2 3 फिर वापिस ऊपर जाए, है ना? 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे भी हो सकता है। या फिर ऐसे हो 1 2 3 4 5 6 और फिर जाए 7। तो पहले या तो 1 1 फिल हो, या जो है पहले सारे ही जो T2G उसको फिल करके फिर EG में जाए, है ना? ये भी तो हो सकती है। यस। अब ऐसे ही कहानी अपन इसमें करके देखते हैं। पहले 1 1 को फिल करके देखते हैं। तो 1 1 फिल करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना? तो देखो T2G में कितने आए? 6 आए। EG में कितने आए? 2 आए, 8 हो गया। अच्छा डबल करके देखो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कैसे भी कर लो, आपको दोनों ही कैसे मिल रही है? T2G6 और EG2, मतलब तो सेम हो गई। इसकी कहानी में सिर्फ एक ही होगा, है ना? ये दोनों लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ ये होगा। फिर ऐसे आ जाओ D9 की कहानी। तो D9 की कहानी में क्या हो जाएगा? D9 की कहानी में क्या हो जाएगा? T2G, T2G कितना हो जाएगा? 6 और EG कितना हो जाएगा? 3। आप कैसे भी कर लो, बनेगा यही। फिर D10 की कहानी है, D10 की कहानी है तो इसमें क्या हो जाएगा? T2G, T2G 6 और EG कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो ये तीनों में आपको अलग दिख रहा होगा, स्टार्टिंग के तीनों में आपको अलग दिख रहा होगा। तो आपको कहानी कहां से स्ट्रॉन्ग और वीक की बनी? आपको 4 से लेकर 7 तक की कहानी बनी। तो आई होप कि आपको थोड़ी सी बात समझ में आई होगी। बस अभी इनको आप ऐसे ही रखें, इतना ही याद रखें। हाँ हमने पढ़ा था जेटीडी की कहानियों में इस तरह की चीजें बनती है, डी ऑर्बिटल स्प्लिट होती है, उसमें स्प्लिट होने के बाद 2 टाइप्स के ऑर्बिटल्स का नेम हम देते हैं, T2G और EG देते हैं। और T2G और EG में स्टार्टिंग के D1 D2 D3 के अंदर एक ही कहानी बनती है, D8 D9 D10 में एक ही कहानी बनती है, लेकिन D4 से लेकर D7 के अंदर 2 कहानियां बनती है। इतनी याद रख लोगे? वेरी गुड। CFSC जो होती है, CFSC को भी अपन कैलकुलेट करते हैं, CFSC को। और CFSC को कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो CFSC को अपन कैलकुलेट करेंगे, CFSC को अपन कैलकुलेट करेंगे, CFSE एनर्जी को जब कैलकुलेट करते हैं तो T2G, या अपन थोड़ा सा इसको ऐसे लिखें, ऐसे लिखें कि
देखो जरा, हम इसको कैसे लिखें? सी एफ एस सी, सी एफ एस ई, सी एफ एस सी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, है ना? T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है तो उसकी एनर्जी प्लस प्लस नंबर ऑफ एजी, उसको क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ एजी, नंबर ऑफ एजी इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एजी, ये कहानी है, ठीक है ना? तो ये वाली चीज बनेगी आपके सामने। और T2G EG की डेलो एनर्जी बोलते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि जो आपने डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की है, देखो डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग की है तो T2G और EG। अब इसमें जो T2G है ना, इसके अंदर क्या है, आप यहां से समझो 1 2 3 4 5, यहां पर जो भी एनर्जी थी, मान लीजिए कुछ भी मान लीजिए, है ना, ऐसा नॉर्मली मान लेते हैं अपन कि मान लीजिए कि इसकी एनर्जी जो है 4 किलो जूल रही होगी। तब अगर ये एनर्जी है तो देखो यहां से ये तो एनर्जी हो गई डाउन, तो कितने की एनर्जी हो गई? 3 की एनर्जी हुई ना, तो 3 की एनर्जी, और ये कितने की? 2 की। तो इसकी जो 3 की एनर्जी रिलीज हुई है वो किसने गेन की है? इसने गेन की है। किसने गेन की है? इसने। तो 3/5, और ये कितने? 2/5, ये तो ये तो क्या हुई? प्लस, और ये क्या हुई? लॉस। ये ध्यान रखना, प्लस माइनस लॉस, ये चलता रहता है। तो ये दोनों ही चीजें अपन इसमें लिखते हैं, ठीक। और लास्ट में अपन लिखते हैं यहां पर कि यहां पर आपका पेयरिंग ऑफ एनर्जी, डेल्टा पी पेयरिंग ऑफ एनर्जी क्या है, ये सीएफएसी को कैलकुलेट करने का अपने पास तरीका आ गया। तो अपन क्या करेंगे, ये चीजें पढ़ेंगे कहां पर? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। तो फिलहाल आप इतना याद रखें कि सीएफएसी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जेटीडी क्या होती है ना, और एक हाइड्रेशन एनर्जी का कंसेप्ट अपन लेके आएंगे। तो हाइड्रेशन एनर्जी को अभी वैसे ही डाटा से याद रख लेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये तो हो गया नॉर्मल बेसिक कंसेप्ट। तो तीन चीजें अपन को ध्यान रखनी है, तीन कंसेप्ट अपन को मिलेंगे। एक है आपका सी एफ एस ई, एक है जेटीडी, और एक है आपकी हाइड्रेशन एनर्जी। ये चीजें हैं, ठीक है, ये काम करेगी। देखेंगे अपन आगे इनको किस तरह से। बस आपको मुझे सिर्फ ये समझाना था कि जेटीडी किस तरह की होती है, सीएफएसी क्या है, हाइड्रेशन एनर्जी तो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो हाइड्रेशन एनर्जी और बॉन्डिंग की उसको बोलते हैं, है ना। वाटर मॉलिक्यूल जब जुड़ते हैं तो उसमें हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी उसको बोलते हैं, ये तो आपने पढ़ा होगा, है ना। ये चीजें तो आपने देखी होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह कई बार देखा है आपने। चलिए आ जाते हैं, अब कहानी पे आते हैं, अब अपन स्टार्ट करते हैं चैप्टर, ठीक है ना। तो ये छोटे से पॉइंट्स हैं जिनमें अपन क्या क्या करने वाले हैं। कुछ अपन इनके जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उनकी बातें करेंगे, ठीक है, इनकी। तो उसमें क्या क्या करने वाले हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज है, आयनिक साइज है, आयनिक एनर्जी, ऑक्सीडेशन स्टेट है, इस तरह की बातें, ठीक है ना। एक और जो इसका जनरल प्रॉपर्टी, उसमें हम स्टैंडर्ड पोटेंशियल एनर्जी उसकी बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी बात करेंगे, स्टेबिलिटी है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है उसकी बात करेंगे, कलर साइंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, कैटलिस्ट, है ना, ये सारे एलॉय वगैरह, फॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, इन सब की अपन बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्या है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा उनको देखेंगे। तो अकॉर्डिंग आईयूपीएसी सिस्टम में अपन ये चीजें देखी हुई है ना। तो देखो 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 देखो, लाइट चली गई है ना, एक बार अपन थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन कर देते हैं लाइट का। देखो जरा,
वापस अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखो, हाँ कहाँ आ गए अपन, पोजीशन कहाँ है ना। तो आईयूपीएसी सिस्टम ने, या आपने क्लासिफिकेशंस ऑफ पीरियोडिक टेबल देखा होगा, उसके अंदर किस तरह के पोजीशन वगैरह दी हुई है, कहाँ है, किस तरह से। तो अपन ने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ये डिफाइन किया है कि डी ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं। डी ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स के बीच में होते हैं। तो डी ऑर्बिटल्स आर बिलोंग्स टू द एस एंड पी ऑर्बिटल्स। ओके, यस, मैं सिर्फ डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहा हूं, एफ की नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो एफ ऑर्बिटल्स की बात अभी फिलहाल नहीं हुई है, हालांकि वो यहाँ और यहाँ होती है, पर डी ऑर्बिटल्स के इनसाइड में ही है। लेकिन अपन बात कर रहे हैं अभी किसकी, ओनली डी ऑर्बिटल्स की। तो डी ऑर्बिटल्स स्टार्ट कहां से होता है, ग्रुप नंबर, सॉरी पीरियड नंबर 7 से, और ग्रुप नंबर में कहां से, थर्ड से लेकर 12 तक। आई होप कि ये बात समझ में आ गई। मैं थर्ड ये वाला नहीं, ये वाला लिखूंगा, थर्ड ये वाला नहीं, ये, क्योंकि रोमन में मामला थोड़ा अलग है, तो उसको अभी फिलहाल नहीं अपन बात करने वाले हैं ना। चलिए ठीक है भाई, 3 से लेकर 12 तक आपका होता है। अब इसमें अपन फर्स्ट वाला जो है इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन, उसकी भी बात करेंगे। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है इसका, n-1 d 1 to 10 और ns 1 to 2, ये इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो आई होप कि आपको पोजीशन समझ में आ गई होगी। अब इस डी ऑर्बिटल्स के अंदर कौन कौन से डी ऑर्बिटल्स होते हैं, है ना। पूरा डी ब्लॉक जो है उसके अंदर, डी ब्लॉक के अंदर कौन कौन से डी एलिमेंट्स है, या उनको क्या नेम हमने दिया है। तो पहले वाला जो ग्रुप पीरियड है, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 4, ये इसका पीरियड नंबर तो 4 है, पीरियड नंबर तो क्या है इसका 4 है, लेकिन इसको अपन ने क्या नाम दिया है, 3D सीरीज। क्यों दिया है, क्योंकि पीरियड नंबर 4 है, इसका मतलब n नंबर 4 है। तो 3D कैसे आया, क्योंकि अभी जस्ट जनरल फॉर्मूला बोला है अपन ने, n-1 d 1 to 2 और ns 1 to 2। तो n की वैल्यू रखो, n की वैल्यू 4-1 d और 4s, तो कितना हो गया 3d 4s। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका नाम 3D कैसे है, तो इसको बोलते हैं 3D सीरीज। ऐसे ही फिर अपन अगर आगे वालों को बात करते हैं तो 4D सीरीज, 5D सीरीज और 6D सीरीज। आई होप क्लियर हो गया होगा कि डी ऑर्बिटल्स के अंदर 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज होती है, क्योंकि पीरियड 7 होते हैं। तो n-1 करोगे तो कितना आ जाएगा, 6D आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है 3D सीरीज पर। ओके, अपना काम बनेगा 3D सीरीज से, और याद इतना ना भी रहे तो चलेगा, लेकिन 3D सीरीज हमें याद होनी चाहिए, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, जनरल कॉन्फ़िगरेशन आपका हो जाएगा n-1 1 to 10 और n-1 to कितना होगा 1 to 2, 1 to 2 होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका 3D सीरीज आ गया है। तो 3D सीरीज का हम पहले डिस्कशन कर रहे हैं थोड़ा सा, ये सब अब इंट्रोडक्शन ही चल रहा है आपका। 3D सीरीज की बात करें, उसमें जनरल पहला पॉइंट जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया, जनरल कॉन्फ़िगरेशन। 3D सीरीज का जनरल कॉन्फ़िगरेशन वो देखेंगे तो अपन फॉर्मूला n में पुट कर देंगे, क्योंकि इसका पीरियड नंबर कौन सा है, स्कैंडियम वाले का पीरियड नंबर कौन सा है, पीरियड नंबर है 4, यानी n कितना है 4, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा 3D सीरीज आ जाएगी। अभी जस्ट अपन ने बात की। तो स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। साइंस टीचर विनीता कुमारी मन फेकोनी क्यों जलाती हो। ओके, तो आपको क्या याद रखना है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक। इसका एटॉमिक नंबर कहां से स्टार्ट हो रहा है, 21 से। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ओके, इतना तो आपको
अब अपन क्या बोल रहे हैं, इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है उस कॉन्फ़िगरेशन में अगर अपन इसका जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखें, मैं थोड़ा सा यहाँ जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिख देता हूँ इन सभी का। तो देखो आपको पता है कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो जब अपन पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 पर, किस पर, 18 पर कौन खत्म होता है, एरागोन खत्म होता है। तो एरागोन से पहले वाला कॉन्फ़िगरेशन मैं ना लिख के कॉन्फ़िगरेशन को थोड़ा शॉर्ट कर देता हूं। क्यों करना चाह रहा हूं, तो देखो जरा, मैं एक में समझा देता हूं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि मैंने स्कैंडियम का लिखना स्टार्ट किया, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखूंगा, 1s का 2, 2s का 2, 2p का 6, कहां तक खत्म हो गया मामला, 10 तक खत्म हो गया। फिर आ गया आपका 3s का 2, 3p का 6, ठीक है। फिर कितना हो गया, 8 खत्म हो गया, तो 18 तक का मामला हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपका जो है पहले इलेक्ट्रॉन जाएगा किसमें, 4s का 2 और 3d का 1। यहां तक की कहानी अपनी चली गई। तो देखो कितने हो गए, 2 2 4 और 6 10 और 2 12 और 6 18 और 2 20 और 1 21। अब अगर मैं एरागोन का कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहूं, किसका, एरागोन का, ये होता है 18, ठीक है। इसका लिखूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, यही मिलेगा कि नहीं मिलेगा, सेम मिलेगा ना, सेम यही तो मिलेगा। सेम यही मिलेगा। जब सेम यही मिलेगा, जब सेम यही मिलेगा, तो भाई फिर तो यहां से यहां तक की कहानी में हम क्यों ना एरागोन को ही पुट कर दें ना। इस पूरी कहानी में यहां से यहां तक क्यों ना अपन एरागोन को पुट कर दें। तो मैं इस कहानी में यहां से लेकर यहां तक एरागोन पुट कर रहा हूं और मैं लिख दे रहा हूं शॉर्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन, एरागोन 4s2 3d1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने कैसे लिखा है, ठीक है। तो देखो जरा बेटा, यहां पर मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, एरागोन, तो एरागोन तो हर एक में आएगा 4s2 और 3d1। अगले वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगा, एरागोन 4s 4s2, यहां लिखते हैं ताकि बॉक्स में ही रहे, एरागोन 4s2 और 3d1, ठीक है ना, 3d1। तो यहां पे क्या आ जाएगा, एरागोन 4s2 और 3d1 2, 3d2। एरागोन को मैं हटा दूं, एरागोन सब में है, सब में एरागोन है ना, तो मैं सिर्फ 4s और 3d बोलता हूं, समझ जाना आप लोग, है ना। 4s2 3d3, 4s2 और 3d कितना, 4 होना ये चाहिए, लेकिन ये ना हो के क्या होता है 4s1 और 3d5। तो एक तो चेंज कहां मिला, यहां, मतलब आपको फोकस किस पे रखना है, एक तो क्रोमियम पर। चलिए आइए, होना क्या चाहिए, होता क्या है, क्यों होता है, नियर बाई इलेक्ट्रॉनिक हाफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होता है, ठीक है ना। फिर आ जाइए किस पे, 4s2 3d5। फिर आ जाइए 4s2 3d6। फिर आ जाइए आप 4s2 3d7। फिर क्या हो जाएगा 4s2 3d8। और फिर क्या हो जाएगा 4s2 3d9।
लेकिन ये ना होके क्या हो जाता है 4s1 3d10। क्यों? ये तो फुल फील्ड हो गया, ये हाफ फील्ड, और फुल फील्ड और हाफ फील्ड क्या होता है, कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल होता है, इस वजह से। तो दोनों ही कहानियों में ये बदल क्यों जाता है, स्टेबिलिटी के लिए। दुनिया जी किसके ले रही है, स्टेबिलिटी के लिए ही तो जी रही है। आप पढ़ किस ले रहे हो, अच्छी स्टेबिलिटी के लिए पढ़ रहे हो। तो हम जैसे ही ये काम करते हैं, अगर इनको मौका मिल रहा है अपनी स्टेबिलिटी शो करने का, अच्छी स्टेबिलिटी शो करने का, आपस में एस और डी मिलके ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जनरेट कर दे जिससे उनकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए दोनों की, तो इस वजह से ये ऐसा करते हैं। और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा आपका 4s2 और 3d10। आई होप कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। गॉट इट? का ना? तो ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक और छोटी चीज मैं बता सकता हूँ, एस में हमेशा 2 रखिए, क्रोमियम और कॉपर को याद रखिए। एस में हमेशा 2 रखिए, क्रोमियम कॉपर को याद रखिए। क्यों याद रखिए? क्योंकि क्रोमियम कॉपर के एस में 1 होता है, तो एस को 2 ही रखिए सब में, सिर्फ दोनों को छोड़ के, एक्सेप्ट ऑफ क्रोमियम और कॉपर। और बाकी कैसे याद रखना है, तो देखो यहाँ 21 है इसका, तो डी में 1 रख दीजिए। 22 है इसका, तो डी में 2 रख दीजिए। 23 इसका, तो डी में 3 रख दीजिए। 24 को 4 रखना था, लेकिन हमें याद रखना है क्योंकि हम इसमें 5 रख देंगे और 1 इसमें, तो इसका एक लेके इसमें 5 कर देंगे। इसमें 5 है तो इसको 5 कर देंगे। इसके 26 में 6 है तो डी में 6 कर देंगे। 27 में 7 है तो डी में 7 है। 28 में 8 है तो डी में 8 है। 29 में 9 है तो डी में 9 है। लेकिन याद रखना है इसको क्या कर देना है 10, और इसमें 1 इधर ले लेना है, तो इसका 1 रह जाएगा। और यहाँ पर क्या आ गया 10 इंक्रीज हो गया, यानी 30 है तो इसमें 10 जुड़ गया, तो डी में 10 हो जाएगा। आई होप कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है बेटा? ओके। अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आया है, आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलते हैं आगे। अब आपको ध्यान से सुनना है कि आप कॉन्फ़िगरेशन जब फोकस करोगे तो आपको क्या दिखेगा, एक तो आपके पास आ गया स्कैंडियम वाली कहानी में, ठीक है, एक क्रोमियम वाली, एक आप जो है कॉपर वाली कहानी, और एक अपन जो है थोड़ी जिंक वाली कहानी। तो ये है कि आपका स्कैंडियम से लेकर जिंक तक, लेकिन दो चीजें अपन को याद रखनी है अलग से, कौन कौन सी, क्रोमियम कॉपर, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना है ना। देखो यहाँ डिफरेंस क्या है, इधर 10 है और इधर 5 है, तो इधर भी 5 है, इधर 5 क्यों आया, ये तो आपको पता लग गया होगा कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन से क्यों है, कैसे है। तो इसका कारण क्या है, यहाँ पर तो स्टेबिलिटी है हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, और ये वाला क्या है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाला तो फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ये वाला पूरा का पूरा हाफ फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और यहाँ पर ये वाला भी जो डी है इसका, वो क्या है, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डी वाला फुल फील्ड है और एस वाला हाफ फील्ड है। तो डी वाला हम पढ़ रहे हैं क्योंकि डी ऑर्बिटल्स पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, इसीलिए डी कैसा है यहाँ पर, फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, किसमें, कॉपर में भी और जिंक में। यहाँ पर आपका क्रोमियम में क्या है, हाफ फील्ड है, ध्यान रखना है ना, और मैग्नीज का भी हाफ है, लेकिन इसमें दोनों ही हाफ है, दोनों ही क्या है, हाफ है। ठीक है जी, चलें आगे। ओके, चलते हैं आगे। अब आते हैं अपन कुछ इसकी प्रॉपर्टीज पर। तो प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, मेटेलिक प्रॉपर्टीज। एस ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स भी मेटल्स हैं। एंड पी ब्लॉक के जो है कुछ एलिमेंट्स, सम एलिमेंट्स ऑफ द पी ब्लॉक्स आर मेटल्स। सो एस, डी एंड एफ, all elements are metal, but in s orbitals except the hydrogen. Hydrogen it's not the metal, hydrogen is the non-metals elements। वैसे भी उसको s में या फिर ग्रुप 17 के अंदर रखा जाता है। ओके, तो and in p block elements, some elements is the metal and some non-metals and some metalloids। तो वहां पर तीनों टाइप की कैटेगरीज के एलिमेंट्स हैं, किसमें, पी में। लेकिन डी, एस एंड एफ में सिंपली मेटेलिक्स एंड मेटल एलिमेंट्स हैं, सभी मेटल्स हैं।
इसीलिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं मेटेलिक प्रॉपर्टीज। आपने क्लास 10 में मेटेलिक प्रॉपर्टीज पढ़ी होगी, क्या क्या? दे आर हार्डेस्ट एज कम्पेयर टू नॉन मेटल्स। एक्सेप्शंस की क्या बातें हैं वो अलग है, ऐसा नहीं है कि ऑल नॉन मेटेलिक कंपाउंड्स या कोवेलेंट कंपाउंड्स आर द सॉफ्ट्स, नहीं, एक्सेप्ट द डायमंड। डायमंड द हार्डेस्ट मटेरियल है। तो ये चीजें आपने 10th क्लास में पढ़ी हुई है। बट जनरली मेटेलिक्स कंपोनेंट या आयनिक कंपोनेंट्स आर हार्डेस्ट नेचर। तो मेटल्स जनरली हार्डेस्ट होती है। ओके, ये कॉन्फ़िगरेशन की सॉरी इसकी दूसरी प्रॉपर्टीज जो अच्छी अच्छी प्रॉपर्टीज है उनकी बात करें, दे आर मेलिएबल, दे आर डक्टाइल नेचर्स, दे हैव अ डक्टाइल नेचर्स, मेलिएबल नेचर्स एंड सोनोरस साउंड। मेलिएबल्स थिन शीट में हिट करके उसको पीट के क्या कर दे, थिन शीट बना दे। मेटल्स की क्या हो जाती है, थिन शीट हो जाती है ना। हाँ, डक्टाइल नेचर, डक्टाइल में क्या करते हैं, एक मेटल को खींच के उसका क्या बना देते हैं, वायर बना देते हैं। तो आपने आयरन के वायर देखे, कॉपर के वायर देखे, एल्यूमिनियम के वायर देखे, आपने गोल्ड को सबसे ज्यादा डक्टाइल नेचर होती है ना। 1 ग्राम को 2 किलोमीटर तक अपन जो है वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। सिल्वर है, ये सब क्या है, डक्टाइल नेचर रखती है। इसके अलावा जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सबसे अच्छे अच्छे इसके मेटेलिक प्रॉपर्टीज है। तो ये चीजें आपने पढ़ी हुई है। ओके, तो अपन बात कर लेते हैं इनकी। ये रहा गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी। लस्टरस, लस्टरस क्या होता है, कभी भी किसी भी मेटल्स को कट कीजिए तो अंदर से शाइनिंग आती है, लस्टरस है, हार्डेस्ट है। हाँ? कभी भी आप एक आयरन की रोड जिसपे जंग लगा हुआ है, जिसपे रस्टिंग लगी हुई है, उसको आप कट कीजिए, आपको क्या मिलेगा, उसमें अंदर से शाइनिंग मिलेगी। ऊपर जंग है ऐसा नहीं, ऊपर रस्टिंग ऐसा नहीं, पूरी रस्टिंग से खत्म होके Fe2O3 बना लिया हो, है ना। तो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया, उसमें तो कुछ नहीं हो पाएगा भाई। चाहे आप क्या नाम है, सोडियम लीजिए, सॉफ्ट मेटल लीजिए, कैसे भी, तो हार्डेस्ट मेटल है जनरली। लेकिन कुछ ऐसी भी सॉफ्ट होती है, कुछ ऐसी भी है जो लिक्विड होती है, पता है ना। यस, चलिए आते हैं डक्टाइल नेचर, मेलेबिलिटी। उनको आराम से मोड़ा जा सकता है, थिन शीट में किया जा सकता है, उनको जो है आप वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये डक्टाइल नेचर, मेलेबिलिटी होती है, ठीक है ना। यस, एक्सेप्शन में क्या है आपके पास, मैग्नीज, जिंक, कैडमियम, मरकरी। अब इनको इस तरह से मोड़ा है क्योंकि मैग्नीज क्या नाम है, जो आपका मरकरी वगैरह है तो बिल्कुल ही एकदम लिक्विड फॉर्मेट में होता है ना, इसलिए। ओके, मेटेलिक स्ट्रक्चर्स। तो मेटेलिक स्ट्रक्चर्स से ऐसा होता है कि जो ये कंपाउंड्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ये अच्छे अच्छे मेटेलिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। मेटेलिक स्ट्रक्चर्स कैसे बनाते हैं, कितना एक चैप्टर था पहले डी ब्लॉक एलिमेंट्स, अभी फिलहाल है नहीं, डिलीटेड हो गया। लेकिन आईआईटी में, आईआईटी वालों का यानी कि जो जेई की तैयारी करेंगे उनको डी ब्लॉक एलिमेंट्स सॉरी एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नीट वालों को नहीं पढ़ना पड़ेगा। तो वो पढ़ेंगे तो उनमें उनको समझना बहुत जरूरी है। क्या है कि आपके पास जो कोई भी सॉलिड स्ट्रक्चर्स होता है, आयनिक कंपाउंड्स का सॉलिड स्ट्रक्चर होता है, मेटल जो है वो आयनिक कंपाउंड बनाने में पार्टिसिपेशन करती है। जो मेटेलिक कंपाउंड्स है उनके जो आयनिक कंपाउंड्स बनेंगे उनकी जो स्ट्रक्चर्स है वो कैसी होती है, बीसीसी, एससीसी, ऐसी होती है। देखो मैं बता देता हूँ, टाइप्स बता देता हूँ उसके, है ना। क्रिस्टल्स के टाइप बता देता हूँ, कौन कौन से होते हैं। इनको बोलते हैं क्रिस्टल सॉलिड्स, क्रिस्टल सॉलिड्स। और इन क्रिस्टल सॉलिड्स की जो स्ट्रक्चर्स होती है वो होती है एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, है ना, एचसीपी, ठीक है, इस तरह की होगी। एडीसी सी, ये भी होगी, इस तरह की स्ट्रक्चर्स होगी। तो आपको ये जो स्ट्रक्चर्स है ना, ये मिलेगी, ये मिलेगी, इस तरह की स्ट्रक्चर्स मिलेगी। हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग, है ना, एंड सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, एज सेंटर्ड, एज ईडी, एज सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ये मिलेगी। एफसीसी मिलेगी, है ना, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, ये मिलेगी। बीसीसी,
बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग, सिंपल यानी ये जो आपका सिंपल क्लोज पैकिंग ये भी मिलेगी, इस तरह की होती है। जैसे सिंपल में क्या होता है, सिंपल में होता है आपका इस तरह का क्यूब है, उस क्यूब के सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे क्या हो, ओनली कॉर्नर कॉर्नर पे क्या हो, आपके एटम्स हो, तो ये एससीसी का स्ट्रक्चर है। बीसीसी क्या होती है, बीसीसी जो होती है उसमें क्या होता है कि सेंटर पे कॉर्नर्स पे तो हुई, इन कॉर्नर पर तो हुई, इस पे तो होगा, है ना, कॉर्नर पर तो एटम्स होंगे ही होंगे, लेकिन साथ ही साथ कहाँ हो, कॉर्नर के अलावा कहाँ पे भी मिले आपको, सेंटर में मिले, कहाँ मिले, सेंटर में भी एक मिले। ओके, सेंटर पे भी आपको मिले। देखो ये कौन सा है, ये है आपका बीसीसी। ऐसे आपका एज सेंटर है, एज सेंटर में क्या है, एज सेंटर में कहानी क्या है, एज सेंटर में जो कहानी है वो है कि कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही, लेकिन साथ ही साथ कहां पे भी हो, साथ ही साथ कहां पे भी हो, इसके फेस में भी हो। फेस मतलब जैसे एक पूरी फेस है, इस पे अच्छा दिख नहीं रहा है, चलिए फेस में भी हो, तो फेस में कैसे हो भाई, जो फेस है उसमें यहां हो, ये फेस है इसमें यहां हो, बीच में, अरे फेस मतलब आपका समझ गए हो ना, वॉल है ना एक, पूरी ये दीवार है, अगर ये दीवार है तो इसका फेस क्या है, ये फेस है, फेस इस फेस के बीच में हो, यहां पर हो, यहाँ बीच में। तो एक अगर रूम है, उस रूम के बीच में एक दीवार है, दो रूम है उसके बीच में एक दीवार है, उस दीवार के बीच में एक बॉल रख दिया आपने, ऐसे बॉल रख दी, तो इसका आधा पार्टीशन आधा इधर होगा आधा इधर होगा, है ना, एक बॉल बीच में रखी है, तो वो बॉल का हाफ पार्ट पार्टिसिपेशन इस रूम में करेगा और हाफ इस रूम में करेगा, है ना, तो उसका कितना पार्टिसिपेशन होता है, एक बॉल कितना पार्टिसिपेशन कर रही है, 1/2, वन रूम में, इधर होगा इधर होगा, है ना, एक उधर पीछे है, इधर उसमें होगा, और एक इधर फ्रंट में है, इसमें होगा, तो टोटल कितना होगा 6, तो इसको बोलते हैं एफसीसी। एंड में क्या होता है, एंड में, एंड सेंटर्ड में क्या होता है, एंड सेंटर में होता है इस तरह की कहानी, ये बना, सेंटर में तो होगा, कॉर्नर पे तो होगा ही, कॉर्नर पे तो होगा ही, बिल्कुल होगा, कॉर्नर के साथ साथ सिर्फ दो ऐसी फेसेस हो, दो एंड फेसेस हो, उसमें होगा, दो एंड फेसेस कौन सी हो, कोई भी दो ऑपोजिट डायरेक्शन की, कोई भी दो ऐसी हो जो ऑपोजिट डायरेक्शन की हो, ऑपोजिट डायरेक्शन की, जैसे मान लीजिए अगर आपने इस वाली पे लिया है तो आप इस पे ले लो, बस ये हो गया, ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन की दो है, इस पे हो, ये एज सेंटर्ड होगी, ठीक है। एंड सेंटर्ड, एक एज सेंटर्ड भी होता है, एज सेंटर्ड, ये तो एंड सेंटर्ड था ना, हाँ ये एंड सेंटर्ड है, एंड है तो ये वाला एंड है, एक एज सेंटर्ड होता है, एज एज इजी, एज सेंटर्ड, तो एज सेंटर्ड कैसे होगा, एज सेंटर्ड होगा आपका इस तरह से, कॉर्नर पे तो है ही, कॉर्नर पे तो है ही, लेकिन कहा हो, एज पे हो, यहाँ एज ये दिख रही है ना एज, ये इन एजेस पे भी हो, इन एजेज पे भी हो, तो एजेज काउंट करो कितनी मिलेगी, एजेज, एजेज कितनी मिलेगी, कितनी मिलती है एजेज, एजेस मिलेगी आपको 12, जैसे ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ये तो कॉर्नर है, ये तो कॉर्नर है, ये एज है, ये क्या है, एज है ना, ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर है, ये एज है, ये क्या है, एज है, ये क्या है, एज है, ठीक है ना, इनमें भी बोल्स होगा, तो एक एज को अगर आप देखोगे तो उसका पार्टिसिपेंट कितना होगा, इस तरह के, ठीक है ना। एक और एचसीपी की बात कर लेते हैं, तो वो क्या है, एचसीपी में क्या है कि मान लीजिए स्ट्रक्चर ऐसा हो,
ऐसा हो, और दूसरा इसके ऊपर जो बने वो दो तरीके से बन सकता है, सेम इसी के ऊपर बन जाए या फिर इसके ऊपर ना हो, और कैसे हो, ऐसे हो, ये आपस में जुड़ जाए, ऐसा हो, है ना, ऐसा हो सकता है। तो ये सारे नेम इस तरह के हैं। चलिए डिस्कशन करते हैं आगे। देखो ये मिल गया आपको, तो ये कौन सा वाला है, HCP है, ये कौन सा है, HCP जो मैंने ये बनाया है HCP है ना। ये BCC है, कौन सा है, ये BCC है। फिर एक आ गया आपका CCP, कौन सा है, CCP। अब ये CCP किसको बोलते हैं, तो भाई CCP बोलते हैं, व्हाइट वाला ले आते हैं ताकि दिखे अपन को ना, यस, CCP कौन है, आपका जो FCC है ना, FCC वही CCP है। FCC को क्या बोलते हैं, CCP। तो ये FCC आपका CCP है, तो ये वाला है, ठीक है ना, इसको FCC बोलते हैं दोनों में से। तो दिख रहा है आपको फेसेस पर, देखो यहाँ फेस पे है ना, कॉर्नर पे तो है ही, फेस पे भी है। देखो इधर BCC में कॉर्नर पे तो है ही, एक बॉडी सेंटर्ड में भी है। पूरा जो बॉडी सेंटर्ड क्या है, ये जो आपका क्यूब है इसके बीचों बीच होना, बॉडी सेंटर्ड होना, है ना, एक पूरे रूम के बीच में, बाकी कॉर्नर पे इस तरह से हो। अब आपको याद क्या करना है, याद करना है कि BCC स्ट्रक्चर कौन बनाता है, HCP कौन बनाता है, FCC कौन बनाता है, ये चीजें अपन को याद करनी है, ठीक है ना। तो अपन ऐसे याद करते हैं, एक ऐसा एग्जांपल जिसको अपन याद कर लेते कि तीनों में हो, क्रोमियम, है ना। देखो क्रोमियम को देखो, क्रोमियम को देखो, आप क्रोमियम को नोटिस करो, क्रोमियम तीनों में होगा, क्रोमियम किस में होगा, तीनों में होगा। तो आप क्रोमियम को ले लो, ठीक है, पहला आपने क्रोमियम की बात कर ली, तो क्रोमियम जो है वो तीनों में है भाई, है ना, ये रहा क्रोमियम। अब उसके बाद देखो आप टाइटेनियम को देखो, पहले तीनों वाला खत्म कर लिया, फिर टाइटेनियम को खत्म करो। टाइटेनियम ऐसा है सिर्फ दो में ही होगा, टाइटेनियम ऐसा है सिर्फ दो में ही होगा। तो टाइटेनियम किस किस में है, एक आपका BCC में, एक आपका HCP में है। तो क्रोमियम तीनों में, टाइटेनियम दो में, क्रोमियम तीनों में, पहले इनको खत्म कर लो। तो क्रोमियम आपका तीनों में है, टाइटेनियम आपका दो में है। क्रोमियम तीनों में किसमें, BCC में भी है, HCP में भी है, और CCP में भी है, HCC में, FCC में भी है। टाइटेनियम सिर्फ दो में है, BCC में है या फिर HCP में है, ठीक है ना। तो उसके बाद जो है वो सारे के सारे सिंगल सिंगल हो गए। BCC में कौन है, स्कैंडियम है, ठीक है, और वेनेडियम है, स्कैंडियम है, वेनेडियम है, ये सिंगल में। एक आयरन आपका और बच गया, ये भी दो में है, किसमें है, दो में। तो टाइटेनियम और आयरन ये दो में है, टाइटेनियम और आयरन ये किसमें है, दो में है, टूज में है। टू कौन कौन है, जिसमें आयरन टाइटेनियम है, आयरन और टाइटेनियम दोनों में है, HCC में भी है आपका, आयरन और टाइटेनियम जो है वो BCC में भी है और HCP में भी है। तो टाइटेनियम आयरन BCC HCC में है, जबकि क्रोमियम BCC में भी है, HCP में भी है, और आपका FCC या CCP में भी है। ओके, तो उसके बाद अगर हम बात करते हैं सिंगल सिंगल वालों की बात कर लेते हैं, जैसे स्कैंडियम और स्कैंडियम और वेनेडियम, ये सिर्फ BCC में है। स्कैंडियम और क्रोमियम ये किसमें, ओनली स्कैंडियम और क्रोमियम जो है ये ओनली किसके अंदर है, BCC के अंदर है, किसके अंदर है, BCC के अंदर है। फिर आपका मैग्नीज, मैग्नीज और जिंक, मैग्नीज और जिंक ये भी किसमें है, ये HCP में है, किसमें है, HCP में। तो दो इसमें याद रख लिया अपन अलग से, क्या, स्कैंडियम वेनेडियम सिर्फ BCC में है, मैग्नीज और जिंक सिर्फ किसमें है, HCP में है। ऐसे यहां पर याद रखोगे तो कोबाल्ट निकल और कॉपर ये सिर्फ किसमें है, कोबाल्ट निकल और कॉपर ये किसमें है, FCC या CCP में है।
आई होप कि आपको ये चीजें याद हो गई होगी। एक बार देख लो इनको, रिकॉल कर लो, जैसे मैंने बताया वैसे रिकॉल कर लो, फिर अपना एक बार और बात करते हैं। चलिए वो सारी बातें यहां करते हैं एक बार। ओके, एक बार यहां पर अपन बात कर लेते हैं, जो अपन ने यहाँ पे जस्ट पढ़ा है ना उसकी बात यहां कर लेते हैं, और फिर ये आज अपन यहीं पे ही क्या करते हैं, इसको फिनिश करते हैं। इसके बाद अपन बात करेंगे आगे। तो अभी आपने जैसे ही पढ़ा है, क्या क्या है, पीसीसी, एचसीपी और सीसीपी या फिर एफसीसी। बोलो, क्रोमियम तो तीनों में ही, क्रोमियम, क्रोमियम और क्रोमियम। आपका टाइटेनियम और आयरन, टाइटेनियम और आयरन सिर्फ दो में है, टाइटेनियम और आयरन सिर्फ दो में है। सिर्फ बीसीसी में सिर्फ कौन है, स्कैंडियम और वेनेडियम। और इसमें कौन है, मैग्नीज और जिंक। और इसमें कौन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है। ये लो, एफसीसी में ये हो गए, इसमें ये हो गए, इसमें ये हो गए। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा, जैसे आपने पढ़ा है सारा का सारा क्लियर हो गया। याद कैसे रखना है, एक दो बार और रिकॉल करना, याद हो जाएगा इजीली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो प्लीज आपको ये वीडियो पसंद आया है, हमारे कंसेप्ट आपको समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं आगे के कंसेप्ट को लेके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।